हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसके VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और इसके जो लेखक है वो कौन है? मलयज। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है, मलयज की एक डायरी है ये। तो चलिए अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। हम 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। तो ये 2 अंक स्तरीय हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरी क्या है? ठीक है, डायरी को परिभाषित करना है कि डायरी क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर। डायरी किसी व्यक्ति द्वारा या किसी साहित्यकार द्वारा, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, डायरी लिखने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप भी डायरी लिख सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी डायरी लिख सकता है। ठीक है, डायरी किसी व्यक्ति द्वारा उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है। दैनिक अर्थात रोज। ठीक है, रोज के अनुभवों का ब्यौरा है। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं वो अनुभवों का वर्णन होता है। जैसे कि आज से हम डायरी लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आज की घटनाओं को लिखेंगे, ठीक है, डेट के साथ। ठीक है, फिर कल की घटनाओं को लिखेंगे अगले पेज में, फिर परसों की घटनाओं को लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक डायरी एक अनुभव हुआ, ठीक है, उसका एक ब्यौरा हुआ। इसमें जीवन के प्रतिदिन की घटनाओं वो अनुभवों का वर्णन होता है। किसी व्यक्ति की डायरी उसके मन के भाव, जीवन की स्थितियों को दिखाती है। ठीक है, अपने मन के भाव को लिखा जाता है कि डायरी में, कि इस दिन मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ घूमा और मैंने ये फील किया। ठीक है, मैंने ये अनुभव किया। तो डायरी क्या है? व्यक्ति की डायरी, किसी व्यक्ति की डायरी उसके मन के भाव, जीवन की स्थितियों को भी दिखाती है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें। डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? ठीक है, ये सब 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, जो कि 30 से 40 शब्द के अंदर आप लोग को देना रहता है एग्जाम में। तो डायरी लिखा जाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सही रूप में वर्णित करना होता है। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से, अर्थात अगर आज हम डायरी लिखना शुरू किए, ठीक है, और फिर अगर इसे 1 मंथ बाद लिखे, ठीक है, तो ये डायरी नहीं होगी, ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। ठीक है, आपको डायरी लिखनी है तो कंटिन्यूअस अर्थात लगातार लिखना होगा। आप लगातार जिस घटना का वर्णन कीजिएगा, रोज के दैनिक अनुभवों का जो वर्णन कीजिएगा, उसे ही डायरी कहा जाता है। तो इसमें सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सही रूप में वर्णित करना होता है। डायरी पूरी मानसिक तटस्थता से ही लिखा जा सकता है। ठीक है, मानसिक तटस्थता यानी पूरे ध्यान से लिखा जा सकता है। आप मानसिक तटस्थता से ही कुछ हो सकता है, जैसा कि अगर हमारा ध्यान कहीं और है तो हम पढ़ाई में भी रुचि नहीं ले सकते हैं और हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरी के लिए भी क्या होगा? मन एकाग्र करना जरूरी है डायरी लिखने के लिए भी। तो इसलिए डायरी लिखना क्या है? एक कठिन काम माना जाता है। धरती का छन से क्या आशय है? इसमें एक शब्द आया है धरती का छन, तो उससे क्या आशय है, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, उससे किस चीज़ को रिलेटिव किए हैं, उसको हम देखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। धरती का छन से आशय है कि जो घटना इस धरती पर घट रही है एवं, ठीक है, जो घटना इस धरती पर घट रही है वह क्या है? वो क्या धरती से ही रिलेटेड है, धरती पे ही घट रही है, एवं जिस शब्द और अर्थ मिलकर रचना का रूप ग्रहण कर लेते हैं, यह सब धरती पर ही घटित होती है। जितनी भी जो घटनाएं हैं, जिस क्षण शब्द और अर्थ मिलकर, ठीक है, क्या शब्द और अर्थ दोनों मिलकर रचना का रूप धारण कर लेते हैं, किस चीज़ का? रचना का रूप ग्रहण कर लेते हैं, यह सब धरती पर हुई होता है। अतः ये क्या है? धरती का छन से अभिप्राय यही है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें।
4 नंबर क्वेश्चन है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। ठीक है, रचे हुए यथार्थ यानी देने वाला, ठीक है, और भोगे हुए अर्थात मतलब किसी से हम ले रहे हैं, ठीक है, लेने वाला। देखते हैं, लेखक के अनुसार हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह भोगता है। कोई भी मनुष्य, अगर हम इस संसार में जी रहे हैं तो हम ही इस संसार को रचेंगे भी, ठीक है, और इसी संसार को वो भोगता भी है। रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है, अर्थात विपरीतार्थक है। ठीक है, द्वंद्वात्मक का क्या अर्थ होता है? विपरीतार्थक। ये दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते रहते हैं, अर्थात ये दोनों का संबंध क्या है? अपोजिट है। एक बनाएगा दूसरा मिटाएगा, अर्थात एक देने वाला है तो एक लेने वाला है। ठीक है, तो ये रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो लेखक के अनुसार हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और जिसे वह भोगता है। पहले उस संसार की रचना करता है और फिर उसे भोगता है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो देखेंगे, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। इसका आंसर है, लेखक के अनुसार सुरक्षा अंधेरे में नहीं, ठीक है, कहाँ नहीं है? अंधेरे में नहीं, बल्कि कहाँ पे है? तो सूरज की रोशनी में है। सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में। लेखक कहते हैं, सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, चुनौती से छिपने में नहीं। चुनौती को झेलने में ही सुरक्षा है, चुनौती से छिपने में नहीं। ठीक है, लेखक ने डायरी के माध्यम से अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो देखिए, वह चाहते हैं कि सभी अनुभवें डायरी में व्यक्त हो सके। हमारी जो रोज के अनुभवें हैं वो क्या हो? डायरी में व्यक्त हो। वह डायरी को अनुभवों से भरा हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, लेखक किस रूप में डायरी को देखना चाहते हैं? तो अनुभवों से भरा हुआ। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम 4 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। 2 अंक स्तरीय प्रश्नों की संख्या 5 थी। अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याख्या करें। आप लोग को हम बता चुके हैं कि आपको एग्जाम में 4 अंक स्तरीय में 4 प्रश्न देते हैं। ठीक है, जो कि 4 अंक स्तरीय रहता है। ठीक है, 4 अंक स्तरीय रहता है, 4 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से किसी 2 का, ठीक है, किसी 2 का आपको सप्रसंग व्याख्या करे या अर्थ स्पष्ट करे करना रहता है। ठीक है, ऐसा दे दिया रहता है। तो 2 रहता है गद्य से और 2 रहेगा पद्य भाग से। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान देना है, इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 4 अंक स्तरीय 3 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगर आएगा इस चैप्टर से तो इसे यही 3 में से आएगा। ठीक है, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो अब हम लोग ये 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या करें, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलयज लिखित उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर और राइटर का नाम ये तो देना अनिवार्य है। ठीक है, इस पैराग्राफ में हम लोग को ये ध्यान देना अनिवार्य है कि चैप्टर और राइटर, ठीक है, दोनों ये अनिवार्य है रूप से देना। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं करनी पड़ती है। हमारे आसपास जो भी संसार है उसकी रचना हमें स्वयं करनी पड़ती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि उनकी ये चिंता उनकी स्वयं की है। लेखक पारिवारिक बंधनों से बंधे हैं, यही जीवन का यथार्थ है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं करनी पड़ती है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने संकेत दिया है कि क्या है, उनके भी बच्चे हैं। ठीक है, लेखक के जो बच्चे हैं वो उनके क्या है, संतान है।
लेखक के जो बच्चे हैं वो क्या है, लेखक की संतान है, तो वो उनकी रचना है और उनकी जो जिम्मेदारियां है वो क्या है, लेखक के ऊपर है। तो वो ये भी यथार्थ है कि यही जीवन का यथार्थ है, वे पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं। तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। ठीक है। इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। तो देखेंगे इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलयज लिखित उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य इस संसार में वंश परंपरा को कायम रखता है। ठीक है। वे अपनी संतानों की रचना है। वे क्या है, वे अपनी संतानों की रचना है। इस संसार में वंश परंपरा को कायम रखता है, वे अपनी संतानों की रचना है। ठीक है, संतान उनकी रचना है। इसे लेखक सांसारिक जुड़ाव भी कहते हैं। ठीक है, अगर लेखक का कहना है कि मनुष्य की जो संतान है वो उनकी रचना है। ठीक है, संतान रचना है। और यहाँ पे देखेंगे बेटे से लेकर पिता बनने तक के क्रम को लेखक रचनात्मक कर्म मानते हैं। ठीक है, बेटे से लेकर पिता बनने तक के क्रम को लेखक क्या मान रहे हैं, रचनात्मक कर्म मान रहे हैं। वे इस कर्म के बिना मानवता को अधूरा मानते हैं। जैसे कि सपोज दैट आज जो बेटा है वो कल पिता बनेगा। ठीक है, तो ये मनुष्य क्या है, अपनी आबादी को फिर इनका भी बेटा होगा। तो ये क्या है, मनुष्य अपनी आबादी को सतत बनाए हुए हैं। ये संपृक्तता को दर्शाता है। तो संपृक्ति क्या, एक रचनात्मक कर्म है और लेखक का मानना है कि इसके बिना क्या है, इसके बिना मनुष्य अधूरा है। ठीक है, और इस कर्म के बिना मानवता को लेखक क्या मानते हैं, अधूरा मानते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सप्रसंग व्याख्या करें। इस संसार से एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ठीक है, ये पंक्ति भी इसी चैप्टर से ली गई है, हंसते हुए मेरा अकेलापन से ही। तो इसका भी अर्थ स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलयज लिखित उनकी डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत जो पंक्ति है वो मलयज लिखित उनकी जो डायरी है हंसते हुए मेरा अकेलापन उससे लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से तो यहाँ हम लोगों ने चैप्टर एंड राइटर को का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिखने का जो तरीका होना चाहिए आप लोग का, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके फिर यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उसे हम लिखें। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक का कहना है कि कलाकार में आग होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी काम के प्रति जोश और जज्बा होनी चाहिए। लेकिन आग अर्थात जोश और जज्बा, ठीक है, जुनून होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। लेकिन कलाकार का दिमाग शांत प्रकृति का होना चाहिए। यहाँ पे है ना, उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो, अर्थात उसकी जो दिमागी स्थिति हो वो क्या हो, ठंडा हो, शांत प्रकृति का हो। शांत प्रकृति का होना चाहिए। शांत प्रकृति की उपस्थिति में ही कलाकार अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, शांत वातावरण जो रहता है उसी परिस्थिति में कोई भी कलाकार अपनी कला को निखार सकता है, अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। तो हम लोगों ने ये 4 अंक स्तरीय 3 प्रश्नों को देखा। अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश लिखे। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सभी चैप्टर का सारांश। ठीक है, जो कि 5 अंक स्तरीय प्रश्न में आता है। हमारी सभी वीडियो में 5 अंक स्तरीय प्रश्न में इस क्वेश्चन को करवाया जाता है। ठीक है, कि किसी भी चैप्टर का सारांश लिखे। तो आप लोगों ने अगर इसके पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से उसे देख सकते हैं जा करके। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन का सारांश लिखे। इसका आंसर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी के लेखक मलयज है।
कौन है इसके लेखक? मलयज। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। डायरी के लेखक मलयज है। डायरी का लिखना वे अपने जीवन का आवश्यक कार्य मानते हैं। कौन? मलयज। ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन है। ये डायरी मलयज के दैनिक जीवन में होने वाले तकलीफ़ों और बेचैनियों को दर्शाता है। ये जो डायरी है वो जीवन मलयज के साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनके अनुभवों को व्यक्त कर रहा है। लेखक ने अपने प्रथम डायरी में, ठीक है, यहाँ पे लगभग 11 और लास्ट में एक अंतिम डायरी है उसकी चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लेखक ने अपनी प्रथम डायरी में प्रकृति एवं मानव के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। लेखक मिलिट्री की छावनी में कटते हुए वृक्ष को देखकर वृक्षों के गिरोह में उनकी एकात्मकता का संदेश देता है। ठीक है, मनुष्य क्या कर रहे हैं? वृक्ष को काट रहे हैं और वृक्ष क्या है? एकात्मकता का संदेश दे रहा है। एक लाइन से वे खड़े हैं मिलिट्री में जहाँ पेड़ों को लगाया गया हुआ है। दूसरे दिन की डायरी में मानव जीवन की तुलना खेतों की फसलों से की गई है। मनुष्य का जीवन फसल के समान ही वृद्धि करता है और पूरी तरह पकता एवं कटता दिखाई देता है। लास्ट में क्या हो जाता है? फसल कट जाता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी न आने पर अपने मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि मन बेचैन हो उठता है। चौथे दिन की जो डायरी है, चौथे दिन की डायरी में लेखक मलयज ने बलभद्र ठाकुर, ठीक है, यहाँ पे एक नाम आया है बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखन के चित्रण द्वारा बताया है कि लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है। लेखक मलयज जी का कहना है कि लेखक को क्या होना चाहिए? कलाकार है, उनको क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए एवं दिमागी रूप से क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो लेखक कितना सरल एवं मिलनसार होता है, अपने द्वारा किए गए रचनाओं पर उन्हें गर्व होता है, इस बात को लेखक अपनी डायरी में वर्णित किया है। इसी तरह लेखक ने 5वीं डायरी में कौसानी के प्राकृतिक वातावरण एवं छठी डायरी में एक सेब बेचने वाली लड़की है जो कि 7-8 साल की जिसकी उम्र है उसका वर्णन किया है, चित्रण किया है। 7वीं डायरी में लेखक यथार्थवादी दिखाई पड़ते हैं। लेखक ने इसी प्रकार 8वीं एवं 9वीं, ठीक है, 8वीं एवं 9वीं डायरी में क्रमशः शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता तथा सुरक्षा पर चर्चा किया है। ठीक है, देखिए इसे हम एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास भी क्या होती है? वर्ड लिमिट होती है। अधिकतम आप 150 से 200 शब्द में लिख सकते हैं इसे सारांश को, तो इसे ध्यान करके ही ये लिखा जा सकता है। तो आपको सारी जितना भी इसमें घटना है सबका वर्णन करना है तो आपको क्या करना होगा? उसे संक्षेप में करना होगा। सारांश का यही मतलब होता है। 11वीं डायरी में लेखक ने मन में उत्पन्न भय का वर्णन किया है। अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव के प्रभाव का वर्णन किया है। ठीक है, इस प्रकार मलयज की यह डायरी उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में से क्या है? एक है। ठीक है, उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में से मलयज की जो ये डायरी है ये क्या है? एक है, काफ़ी अच्छी है। तो आज हम लोगों ने हंसते हुए मेरा अकेलापन इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आगे भी हम ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे इससे आगे के चैप्टर को। अगर आपने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है, इससे पीछे के चैप्टर के सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों इसमें हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन तो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आप इसका फ्री PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से। और साथ में सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देख सकते हैं जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।